हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों हम लोग पी एम एफ आई एस की ज्योग्राफी की बुक को स्टार्ट करते हैं। अब पी एम एफ आई एस जो है, अभी तक हम लोगों ने उसकी एनवायरनमेंट की सीरीज़ को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करा। वो अलग बात है कि सेकेंड और थर्ड एडिशन में कुछ अपडेशंस हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा। लेकिन ज्योग्राफी में जैसे इन्वायरमेंट के अंदर पी एम एफ आई एस की एक ही बुक आती है, मतलब इसके कोई मल्टीपल एडिशंस नहीं होते हैं कि इंडियन एनवायरनमेंट या फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट। लेकिन ज्योग्राफी में आपको पी एम एफ आई एस की तरफ से 3 ज्योग्राफी की बुक्स देखने को मिलती हैं। एक जो है सबसे पहले आपकी आती है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी जो है वो आती है इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरी जो है वो है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अभी तक तो सिर्फ इतनी आई है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है, इस बुक को करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। सवाल ये उठता है कि क्या सर इस बुक को करते हुए या फिर इन बुक्स को करते हुए हमें प्रायर नॉलेज जो है वो एन की होनी चाहिए क्या? देखो, एन की नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये लेक्चर जो है कवर कर रहे हो मेरे साथ, तो एन को तो डेफिनेटली हम लेकर चलेंगे। तमिलनाडु की एन को हम लेकर चलेंगे। ये वाली बुक्स हम वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आप इन बुक्स पर भी जंप कर कर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन, तब भी मैं इतने बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊँगा कि अगर आपने एन जैसे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है, ये आपको क्लास 11th और 12th की एन के अंदर ही देखने को मिलेगी, उससे नीचे की क्लासेस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने ये कवर नहीं भी कर रखा है तो उसकी जो नॉलेज है वो हम इस बुक के अंदर यूज़ करेंगे। और फिर जब आप एन या फिर तमिलनाडु अगर पढ़ोगे विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी या कोई सी भी ज्योग्राफी, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी आसानी से। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपको ज्योग्राफी की कोई प्रायर नॉलेज नहीं है या फिर आपने 11th-12th की एन से नहीं पढ़ रखी हैं। इन लोगों ने कोई इन्वेंट नहीं कर रखा है ये कंटेंट, ये मटेरियल। बेस अपना जो बना रखा है अपनी बुक के अंदर, वो एन जो हैं ज्योग्राफी की, जो तमिलनाडु की एन हैं, उन्हीं को यूज़ करा हुआ है। और ऑब्वियसली बात है, मार्केट में अगर कोई भी पर्सन भी बुक लॉन्च करता है, उसको कुछ तो एक नया फ्लेवर रखना पड़ेगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो उन्होंने भी अपनी बुक के अंदर ऐसी वैल्यूडेशन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एन पढ़ोगे तो आपको ये बुक समझ में नहीं आएगी, या फिर ये बुक आप पढ़ोगे तो एन समझ में नहीं आएगी। ये लिंक्ड है, ठीक है। ज्योग्राफी में क्योंकि कभी भी कोई ऐसी बुक कभी लिख नहीं सकता है कि जो आपको एक ऐसा कंटेंट दे दे जो कि कोई दे ही नहीं रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ये चीज़ एनवायरनमेंट के साथ पॉसिबल है, इकोनॉमिक्स के साथ पॉसिबल है, पॉलिटी के साथ, ज्योग्राफी के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हिस्ट्री के साथ भी पॉसिबल नहीं है ये। उसमें एक लिमिट तक ही चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो सकता है। अब जाना चाहो तो डीप डिगिन कितना भी कर सकते हैं हम टॉपिक के बारे में, लेकिन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको लगातार बताया था, इकोनॉमिक्स के जो एन जो हमारी 11th क्लास की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर भी आपको ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को समझने के लिए 3 सब्जेक्ट जो हैं वो पता होने चाहिए। एक है सोशियोलॉजी, दूसरा ऑब्वियसली ज्योग्राफी, और तीसरा इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन ना ऐसे ही बनते हैं, इस डोमेन से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ये जो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इसका जो रोल है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, इसका रोल प्रीलिम्स के अंदर लगभग 15% है। 85% रोल जो है इसका वो मेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मेंस ओरिएंटेड डोमेन है ये ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, ये ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ज्योग्राफी का डोमेन तो है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन सोशियोलॉजी का डोमेन है ये,
और इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर शामिल होती है। कौन से रिसोर्सेज वर्ल्ड में कहाँ मिलते हैं, किस तरह की फार्मिंग होती है, सारे क्रॉप्स हर एक क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से क्यों नहीं उगाए जाते हैं। जिस जगह पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पर उस इकॉनमी ने, उस कंट्री ने, उस नेशन स्टेट ने उसका फ़ायदा कैसे उठाया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट को जैसे जैसे आप आगे करोगे, अभी तक मैं आपको बोलता था कि विद इन 6 to 8 सेकेंड्स आपको जो है वो इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए, कि कोई भी एक ऐसा मैप जो कि लगे कि हाँ भाई ये इंडिया का मैप है। अब जो है आपको कम से कम 15 सेकेंड्स के अंदर ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले या फिर करते हुए, कि आप वर्ल्ड मैप बनाना सीखो 15 सेकेंड के अंदर। पूरी दुनिया का मैप आपको बनाना आना चाहिए 15 सेकेंड के अंदर, क्योंकि जब भी आप इसके मेंस के क्वेश्चंस को एड्रेस करोगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे इसके मेंस ओरिएंटेड, लेकिन जब भी आप मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखोगे उनका आंसर हमेशा एक लोकेशन की डिमांड करता है। अब लोकेशन वो किसी कंट्री की भी हो सकती है, पर्टिकुलर नेशन स्टेट की भी हो सकती है, या फिर एक कॉन्टिनेंट की भी हो सकती है। बड़े सारे जो रिसोर्सेज हैं वो आपको एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के अंदर मिलेंगे, और कॉन्टिनेंट के किसी रीजन के अंदर भी हो सकती है। जैसे यूरेशियन वाला पार्ट है जो यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट का, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न मार्जिन, या फिर अफ्रीका के अंदर सेंट्रल अफ्रीका, तो कोकोआ फार्मिंग कहाँ पर हो रही है अफ्रीका के अंदर। ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए आपको वर्ल्ड मैप जो है वो आना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड मैप इसलिए भी आना चाहिए कि कोई आपसे अफ्रीका का मैप बनाने को, मतलब अगर क्वेश्चन डिमांड करे, आपको वो भी पता हो, आपको नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका पता हो, सेंट्रल अमेरिका पता हो, आपको एशिया का पूरा मैप आता हो, ऑस्ट्रेलिया का मैप आता हो, तो बेटर यही है कि आप वर्ल्ड मैप जो है वो बनाना सीखो, जिसमें आप एक साथ पूरे वर्ल्ड मैप को बना कर आओ और फिर आप वो जो है वो लोकेशंस दिखा सकते हो। ये ज़रूरी है, बिना इसके आपको इस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लेना, आंसर बहुत लोग इस सब्जेक्ट में अच्छा लिख लेते हैं क्योंकि ईजी है ये ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को समझना। इसमें आंसर राइटिंग में बस कुछ ट्रिक्स होती है, उसमें से वन ऑफ द मेजर ट्रिक है किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो मैप बना के जस्टिफाई करना। तो पहले चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया। अगर हमें ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को समझना है, हमें वर्ल्ड लेवल से तो बात देखो करनी है, लेकिन इस बुक में ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा गिवन है। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी मिलेगी आपको, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा गिवन है। लेकिन ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़नी होती है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत कम आता है ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर, पूरे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से ज़्यादा आता है। तभी मैं आपको वर्ल्ड मैप बनाने के ऊपर, प्रैक्टिस करने के ऊपर इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ। अब अगर आपको ह्यूमन पॉपुलेशन को इंडिया की समझना है तो आपको सबसे पहले इंडिया के कुछ मेजर ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए। मेजर ट्राइब्स इन द सेंस कुछ स्पेशल कम्युनिटीज जिनके लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन। और इनको प्रोटेक्ट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप है हमारे देश के अंदर, वो कोई सा भी आप ट्राइबल ग्रुप इमेजिन कर लो, तो वो ऐसा बहुत ही कम बार होगा कि आपको वो 4 से 5 स्टेट्स में स्कैटर्ड होते हुए दिखेगी वो ट्राइबल कम्युनिटी। ऐसा नहीं होता है। जो ट्राइब्स हैं वो बरसों से, सालों से एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑक्यूपाई करके रखते हैं। मतलब वो उनकी पुश्तैनी जमीन बन जाती है।
अब दिक्कत क्या होती है, बड़े सारे जो ट्राइब्स हैं, जब इंडिया जो है आज़ाद होता है और 1950 में जब हम इनिशिएट करते हैं अपने देश में डेवलपमेंटल प्लानिंग को इन द फॉर्म ऑफ प्लानिंग कमीशन प्लस 5 ईयर प्लान्स, तब हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो है भारत के लोगों का जो वेलफेयर है प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हम उसको बढ़ाएंगे, हम उसको सुनिश्चित करेंगे। लेकिन फिर जब हमने ऐसा करने की कोशिश करी, सरकार ने इस तरीके के प्रयास करने की कोशिश करी, तब उनको ये पता लगा देयर आर मैनी ट्राइबल ग्रुप्स एंड ट्राइब्स इन इंडिया जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी क्या होती है, सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूं। मेन स्ट्रीम सोसाइटी दोस्तों देखो वो सोसाइटी होती है जिसमें ना आप और मैं सोसाइटी की प्रोग्रेस को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ये होते हुए देखते हैं। अब जब भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी की डेवलपमेंट होने की बात हो रही थी हमारे देश में, और जब भी ये होती हुई आई ये बात, तो ट्राइबल ग्रुप्स को ये लगता है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनका स्ट्रक्चर होगा इतना बड़ा और हम कहीं पर कोने में पड़े होंगे, इतना सा पार्ट ऑक्यूपाई करते हुए। अब सोशियोलॉजी के फिनोमेना के हिसाब से अगर आप कभी भी देखो, जब कभी भी एक डोमिनेंट ग्रुप होता है, डोमिनेंट ग्रुप इन द सेंस जिसकी पॉपुलेशन की संख्या काफी अधिक होती है, हमेशा किसी भी एक रीजन में इसी डोमिनेंट ग्रुप का बोलबाला होता है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, फूड, कस्टम्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। अब ट्राइबल लोग भी जो हमारे देश में तितर बितर होकर इधर उधर फैले हुए हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी को, एक पर्टिकुलर स्टेट को, एक स्टेट के पर्टिकुलर रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं, वो इन सब चीजों को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। उनको हमेशा से ये डर लगता रहा कि कभी भी अगर हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अगर पार्ट बनेंगे, अगर हम कभी भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अगर पार्ट बनेंगे, ये चीज हम खो देंगे, अपनी खुद की पहचान, अपनी खुद की लैंग्वेज, कस्टम्स, रिचुअल्स, कल्चर, ये सब हमसे परे हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा।
इसलिए वो हमेशा ट्राइबल ग्रुप्स अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जिसमें दे वांट अ सेपरेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी और एक प्रकार से ज्योग्राफिकल टेरिटरी तो उनको चाहिए, लेकिन एक चीज और चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस इन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि वो फॉर्मुलेट करते हैं अपने पर्सनल तौर तरीकों से। अब एक्चुअली क्या है, भारत के अंदर जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना, एक्चुअली में वो किसी ना किसी फॉर्म में सफरर्स है, उन्होंने सफरिंग झेली है, बहुत ज़्यादा सफ़र करा है। क्यों सफ़र करा है? एक तो प्री इंडिपेंडेंस में होने वाली ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से, कि जब उनको अपनी खुद की डोमेन उनकी टेरिटरी से धक्के मार के भगा दिया जाता था, और अंग्रेज जो है कुछ कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर बंदिश लगा देते थे कि आप इस पर्टिकुलर जंगलों से फूड एंड फॉडर वगैरह कलेक्ट नहीं करोगे, उनको माइग्रेट करना पड़ता था। माइग्रेशन में हमेशा ट्राइबल ग्रुप्स को डर यही लगता है, ये चीज़ें हमसे छिन जाएंगी, हमारे खुद के कल्चर, फूड, कस्टम्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम लोग बात करें, जब हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद भी क्या इन्होंने सफ़र करा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल करा है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी हमारे देश में हुई, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश में हुई, और सबसे बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की वजह से बड़े सारे ट्राइबल ग्रुप्स को उनके होमलैंड रीजन से उनको खदेड़ कर बाहर फेंक दिया जाता था सरकारी अफसरों के द्वारा, आज भी ऐसा होता है, और उनके लैंड राइट्स, मार्क माय वर्ड्स, उनके जमीन के अधिकारों के ऊपर अक्सर हमें इन्फ्रिंजमेंट्स देखने को मिली है। इन्फ्रिंजमेंट्स कैसे? होमलैंड रीजन से उनको कर दिया गया डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट का एक सबसे बड़ा खामियाजा जो होता है वो होता है ये सब चीज़ें छिन जाना, कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, रहन सहन, ये सब। और दूसरा, डिस्प्लेसमेंट के बाद प्रॉपर तरीके से उनको रिहेबिलिटेट ना करा जाना, रिहेबिलिटेशन उनका नहीं होना। ये दोनों वर्ड्स
हैंड इन हैंड काम करते हैं। अगर कभी भी किसी को डिस्प्लेस करा जा रहा है तो इमीडिएटली वहां पर उस ग्रुप की, उस पर्सन की रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है डिस्प्लेसमेंट क्यों? तो इसका आंसर है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। जब देश में हमने अभी बात करी, हम लोगों ने इसके बारे में, जब देश में हम लोगों ने डेवलपमेंटल प्लानिंग की नींव रखी, हम लोगों ने जब देश में डेवलपमेंटल प्लानिंग की नींव रखी थी इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान, तो हमारे देश में रेलवेज, रोडवेज, ब्रिजेस, इनके चक्कर में क्या करा गया कि जो फॉरेस्टेड लैंड जो थे उनको करा गया क्लियर। जहां पर जनरली ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे, और जब उनको क्लियर करा गया उसके साथ ही ये प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न होती है डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट का खामियाजा भुगतना पड़ता है ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिहैबिलिटेशन। हालांकि हमारी जुडिशरी ने काफ़ी प्रोएक्टिव रोल निभाया है ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को उनके अधिकार मिले, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने अधिकारों से वंचित होकर ना रहे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको डिस्प्लेस कर दिया गया और उनके राइट जो हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करा गया। बहुत सारी जगह पर भारत के अंदर जो प्रो एनवायरमेंटल ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं, जो प्रो एनवायरमेंटल ग्रुप्स या कम्युनिटीज जो आपको देखने को मिलती हैं, उनके भी वॉइसेस की वजह से, कंसर्न रेज करने की वजह से बड़े सारे डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो कैंसिल भी हुए हैं। सरकार उनको आगे बढ़ाने से रुकी है इनके चलते। और ऐसे जो ग्रुप्स हैं हमारे देश में काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स की तरह। और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको गवर्नेंस के लेक्चर में बताया था, याद होगा, ठीक है, कि कोई भी जो एफर्ट लगना चाहिए सरकार की तरफ से वो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच की तरह लगना चाहिए। सरकार ज़बरदस्ती का प्यार जो है वो लोगों के मत्थे ना मरे, जो लोगों को चाहिए ही नहीं है वो ज़बरदस्ती देने की कोशिश ना करे। और ट्राइबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने में हमारे देश के जो कोर तरीके से संवैधानिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें डेमोक्रेसी की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, उन्होंने भी ट्राइबल ग्रुप्स के राइट्स को इंश्योर करवाया है। इसका मतलब क्या है? भारत में जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी की झलक हमें ट्राइब्स की फॉर्मेट के अंदर भी देखने को मिलती है, ट्राइबल ग्रुप्स की आइडेंटिटीज की फॉर्म में देखने को भी मिलती है। बहुत सारी तरह की ट्राइब्स हैं हमारे देश में जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, हर जगह फैली हुई है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेसी है इसके अंदर जो हमें
मतलब हमारा जो देश है इसके अंदर जो इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है, अगर हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हम रिस्पेक्ट नहीं करते होते, इतना स्ट्रांग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो हम इनके राइट से इनको वंचित कर देते, इनको वो अधिकार कभी भी नहीं मिलते, लेकिन वो मिले हैं। हालांकि देखो, कोई भी चीज़ परफेक्ट तरीके से तो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके प्रेशर के चलते या फिर जो भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, प्रेशर ग्रुप्स की तरह जो उन्होंने काम करा, तो बड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो रुके भी आगे चलकर हमारे देश में। कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, उसने काफ़ी प्रोएक्टिव रोल निभाया। प्लस संविधान में हमने ट्राइबल ग्रुप्स को एक विंडो भी दे रखी है कि हाँ, कुछ जो एरियाज हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज सेंसिटिव एरियाज, जहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो चलते हैं। उनकी जो टेरिटरी है उस पर्टिकुलर जगह पर वो सेफ गार्डेड है। वहाँ पर कोई भी पर्सन, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास आर्टिकल 19 को यूज़ करते हुए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को यूज़ करते हुए मैं तो इस टेरिटरी के अंदर एंटर करूँगा, मैं तो यहाँ पर अपना घर बनाऊँगा, राइट टू रिसाइड को यूज़ करते हुए, राइट टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया को यूज़ करते हुए मैं इन्हीं के साथ जाकर रहूँगा, यहीं पर अपना घर बसाऊँगा और ऐसे हर एक एरिया में घुसूँगा जहाँ पर ऐसे ट्राइबल जो है ग्रुप्स रहते हैं। नहीं, आपको जेल टर्म्स, आपको पीनल टर्म्स जो है वो भुगतनी पड़ सकती हैं, पेनल्टी लग सकती है आपके ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहते मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अगर शामिल होना कुछ ट्राइबल ग्रुप्स, तो हम ज़बरदस्ती जो है उनको नहीं करते वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में शामिल। ये हमारे देश की ब्यूटी है, हमारे संवैधानिक प्रिंसिपल्स की ब्यूटी है, और कैसे हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ये कुछ गहराइयाँ मैंने आपको बताई। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों को बेस बनाते हुए लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मैप है जिसमें आपको यहां पर कुछ मेजर ट्राइब्स जो हैं वो पता रखी हैं। देखो, आप अगर सोशियोलॉजी के मेरे लेक्चर्स देखोगे, पॉलिटिकल साइंस के कुछ लेक्चर्स देखोगे, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का एक स्ट्रगल देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में भी सेसेशन मूवमेंट उठी थी, और स्पेशली एक हिल रीजन जो वहाँ पर था, गारो, खासी, जैंतियास कम्युनिटी जहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे ही आप जो है पॉलिसी मेकिंग की फील्ड में देखोगे कि उस ट्राइब के लिए ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने करा था या सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा था उस पर्टिकुलर साल के अंदर। यहाँ पर एक मेजर डैम प्रोजेक्ट, एक रेलवे प्रोजेक्ट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनिशिएट होना था, लेकिन उस पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप के राइट्स जो हैं वो वायलेट ना हो, या फिर उनका कल्चर जो है वो इंटैक्ट रहे, उनको डिस्प्लेस ना होना पड़े, इसलिए उसको रोक दिया गया। ऐसे बड़े सारे ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी प्लस कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर आप इनका जिक्र देखोगे। अब अगर आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर अगर चाहिए है, और वो भी एक कंपाइलेशन की फॉर्म में, तो उसके लिए ये बेस्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी से भी अगर आप इसको करोगे तो आपको वहां पर अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग स्टेट में मिलने वाले ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। यहाँ पर ये वाला काम आपका आसानी से हो जाता है। अब क्या ये ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है क्या सर, आपका ये डाउट हो सकता है, क्योंकि ये तो एंथ्रोपोलॉजी जिसका ऑप्शन होता है यूपीएससी में, उनको याद करना होता है ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। आपको दोस्तों इतना तो याद करना ही है जितना यहाँ पर दे रखा है, जितना हमारा जो जनरल स्टडीज़ वाली ज्योग्राफी है उसका पार्ट है। एनसीईआरटी से आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी नोट्स बनाने के लिए। ये चैप्टर आपको ट्राइबल ग्रुप्स जितने भी हैं, अब देखो जितने भी हैं इन द सेंस के A to Z तो कवर नहीं हो सकते यहाँ पर, वो तो कोई नहीं कर सकता कवर। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, फिर तो आपको एक साल ट्राइबल ग्रुप्स के नाम याद करने में ही लग जाएगा। बहुत ज़्यादा है संख्या इनकी, बहुत ज़्यादा।
चैप्टर ने इसलिए क्रिस्टल क्लियर वर्ड यूज कर रखा है, ऑल ट्राइब्स ऑफ इंडिया नहीं, मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जो प्रोमिनेंट हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और जैसा कि आप इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करोगे तो राइटर आपको ये बताएगा कि ये चैप्टर आपको इतना लाइटली भी नहीं लेना है, क्योंकि पास्ट में रिसेंट ईयर्स में 2019 तक भी इससे क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे ये देखो 2014 का क्वेश्चन, सिलेबस चेंज हुआ था 2012 के आसपास, तब से लेकर अभी तक आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये कई लोग बोल सकते हैं कि करंट अफेयर में कोई हैपनिंग होगी तो इनके बारे में आ रखा है, लेकिन ट्राइबल ग्रुप तो ट्राइबल ग्रुप ही है ना, तो करंट अफेयर में कोई हैपनिंग होगी पूछेगा तो यूपीएससी फिर भी स्टैटिक वो बनाकर ही क्वेश्चन बनाकर ही, जिसका बेस कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा होगा। तो ये मेहनत एक बार के लिए आपको करनी पड़ेगी अगर आपको एक एज चाहिए दूसरों से, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में हाईलाइट करा था, जो प्रीलिम्स में इसका रोल है ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का वो 15% है, लेकिन ये 15% जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं इस डोमेन से, ज्योग्राफी की, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के डोमेन से, 99% लोगों की ताकत नहीं होती है कि वो उसको आंसर कर सकें। वो अपने दिमाग में लेकर चलते हैं कि मेंस वाली ज्योग्राफी अलग होती है, प्रीलिम्स वाली ज्योग्राफी अलग होती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप प्रिपरेशन अपनी ऐसी रखो ना प्रीलिम्स में बैठने से पहले कि आपको मेंस ओरिएंटेड ज्योग्राफी भी सब कुछ पता हो। ठीक है, इस डायग्राम को हम धीरे धीरे करके देखते रहेंगे। पहले हम ट्राइब्स जानना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी जैसे ही मैं अगर आपको ऐसा पढ़ाना शुरू करूंगा कि देखो लद्दाख में ये, जम्मू एंड कश्मीर में ये, वो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी। चैप्टर के अंदर हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रखे हैं हर एक ट्राइबल ग्रुप के, जो अलग जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, आपको उतने जानने हैं बस। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके हम ये इंडिया के मैप पे जो भी ट्राइबल ग्रुप्स जो रिप्रेजेंटेड है हम उनको देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्केड्यूल ट्राइब की, एसटीज की। तो ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं दे आर आइडेंटिफाइड बाय सम स्पेसिफिक साइंस, जैसे उनके कुछ प्रिमिटिव ट्रेड्स होते हैं। प्रिमिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रेड्स का मतलब तो होता है क्वालिटीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, एंशियंट, बहुत पुराने टाइम से जो चले आ रहे हो, उनकी कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी कुछ प्रोमिनेंट क्वालिटीज होती हैं, उनका एक खुद का यूनिक कल्चर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पर रहते हैं, दे हैव जोग्राफिकल आइसोलेशन। यहाँ पर आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आइसोलेट होकर रहते हैं, वैसे एक मीनिंग तो ये भी है वैसे इसका कि वो आइसोलेट होकर रहते हैं, लेकिन अब आज़ादी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह होने के बाद कोई भी ऐसा स्टेट तो नहीं है कि जहाँ पर आप ये कहो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग नहीं रह रहे हैं, सिर्फ ट्राइबल ग्रुप्स को हमने पूरा का पूरा स्टेट दे रखा है। 100% नहीं दे सकते क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टेट के अंदर कुछ पहाड़ी रीजन्स, कुछ प्लेन रीजन्स, कुछ जंगल वाले इलाके ऐसे कि जहाँ पर भारत की सरकारों के बीच में एक समझौता ये है ऑल थ्रू द ईयर्स, जितनी भी सरकारें आई हैं, कि इनको नहीं छेड़ना है। अब देखो, अगर आप चाहो तो जबरदस्ती उनको मेनस्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बना सकते हो, वो ऐसा कुछ नहीं कर लेंगे कि वो अगर अपनी पर आ गए तो इस चीज़ को रोक लेंगे, लेकिन नहीं, भारत के अंदर हम रिस्पेक्ट और कल्चरल प्रोटेक्शन तो उन लोगों को भी देते हैं। आप लोगों ने अक्सर करंट अफेयर में सुना होगा, आप अखबार में पढ़ते होंगे कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाला जो ग्रुप है, जो एक कम्युनिटी है, उसके जो वक्ता हैं, वक्ता एक हिंदी वर्ड होता है, मतलब स्पीकर जो हैं, जो बोलने वाले जितने लोग रह गए, वो 15 से 20-25 लोग के आसपास ही रह गए। अक्सर ऐसे न्यूज़ को आपने कभी ट्रैक करा होगा या कभी देखा होगा। सरकार ऐसे लोगों को भी तो देती है कल्चर प्रोटेक्शन के, हाँ हम आपकी लैंग्वेज, आइडेंटिटी और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्शन देंगे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो जोग्राफिकल आइसोलेशन के लिए भी हमने मतलब इनको प्रावधान दे रखा है कि यस योर टेरिटरी विल बी मतलब आपकी जो टेरिटरी है पूरी की पूरी इट विल बी फॉर्मुलेटेड इन आइसोलेटेड मोड, और वहाँ पर हम ये सुनिश्चित करते हैं आपको कि कोई भी जो राइट्स हैं आपके वो इन्फ्रिंज नहीं होंगे, कोई भी वहाँ पर आपकी जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर आ नहीं सकता है, रह नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, घर वगैरह बनाकर प्रॉपर तरीके से अपने ठिकाने वहाँ पर नहीं लगा सकता है। दे हैव शाइनेस टू कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, जिसको मैंने आपको बोला कम्युनिटी एट लार्ज का मतलब क्या होता है, ये डायग्राम जो मैंने आपको बताया मेन स्ट्रीम सोसाइटी का, ये वाला, जिसमें कोई लगता है कि अगर ये यहाँ पर मर्ज हुए इनके साथ तो इनके खुद के कल्चर, फूड, कस्टम्स, रिचुअल्स, हैबिट्स, लैंग्वेज, ये सब कुछ खो जाएंगे, क्योंकि फिर डोमिनेंट ग्रुप के पीछे पीछे जो है इनको चलना पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर लेटेस्ट सेंसस तो 2011 का ही सेंसस है, उसके बाद तो हुआ नहीं है। तो 2011 का सेंसस हमें क्या बातें प्रेजेंट करता है एसटीज के बारे में। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 8.6%, लगभग 11.25 करोड़, 10.5 करोड़ के आसपास जो है इनकी टोटल पॉपुलेशन है, 10.45 करोड़। दे लिव इन 15% ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया। भारत में जितनी भी जगह है 15% हिस्से में रहते हैं, और कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो एसटीज हैं वो भारत में एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, दे आर स्कैटर्ड, ठीक है, इन न्यूमरस स्टेट्स। मध्य प्रदेश जो है इट हैज़ द हाइएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, और जो भील ट्राइब है इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, 38%, और भील के बाद सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आता है गॉन्ड्स का। इसी ट्राइबल ग्रुप के एक ट्राइबल ग्रुप के ऊपर ये जो क्वेश्चन बना, इसी की वजह से बड़े सारे लोगों का एमपीपीएससी जो 2019 का जो रिजल्ट था वो रुका हुआ है आज तक, क्योंकि वो जबलपुर हाई कोर्ट में केस चला गया था और भील ट्राइब के लोगों ने ही वो केस कर दिया था कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अपमानजनक है, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल टोन का क्वेश्चन है ये वाली प्रॉब्लम अक्सर स्टेट पीएससीज में होती है, लेकिन यूपीएससी में नहीं होती। यूपीएससी थोड़े से ब्रॉड लेवल के क्वेश्चन बनाता है, कभी भी रिलीजियस एलिमेंट या फिर ऐसा कुछ एलिमेंट यूज़ नहीं करता है, या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट जिससे किसी के सेंटीमेंट जो हैं वो हर्ट हो, ठीक है। एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्केड्यूल्ड ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी ट्राइब भारत के अंदर है भील जाति के लोग, एंड दे आर फॉलोड बाय गॉड्स। ये वाला फैक्ट हम हिस्ट्री के अंदर भी जान चुके हैं, पूनम दलाल दहिया के अंदर, एनसीईआरटीज के अंदर, एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। अब अगर हम लोग इनके इतिहास की बात करें तो एसटीज का इतिहास एक बार के लिए जानते हैं। ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक बार के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको ज़रा समझो आप उस चीज़ को, कि मतलब इनकी हिस्ट्री को समझना है, या फिर हम एसटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या सर इसको पढ़ना है क्या, ये तो चैप्टर का नाम ही है तो ऑब्वियस ही बात है वो तो देंगे ही, ऐसा वो करके नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ, ज़रा रुको। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए यूपीएससी ने मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा था 2016 में। Why are tribals in India referred to as scheduled tribes? Indicate the major provisions enshrined in the Constitution of India उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। अब इसका जो फर्स्ट हाफ वाला जो पार्ट है, अभी तो आप ये बुक पढ़ रहे हो तो आप ये भी कह सकते हो कि हाँ भाई ये बुक तो अभी आई है 2024 के अंदर,
और इतना पुराना ये क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है वो कोशिश करेंगी कि ये फंसे, तब तो ये बुक नहीं चलती थी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मान लो कि अगर हम 2015 तक तैयारी कर रहे होते और 16 में एग्जाम में बैठे होते तो हमारा क्या स्कोप था कि हम इसको कर सकते थे। देखो इसका जो सेकेंड हाफ है उसके लिए तो आपको पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत है वो इतनी कंटेस्ट याद होनी चाहिए थी कि आप उसको रिकॉल कर सको कि एसटीज के लिए क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। जिसका फर्स्ट हाफ है कि ट्राइबल्स को भारत के अंदर एसटीज क्यों बोला जाता है, ये आपको जो क्लास 12 की जो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है, इंडियन सोसाइटी, इसका आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा और जो कि मैंने कवर करवा भी रखा है। तो आप सभी से की रिक्वेस्ट है कि आप जब ये ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को जब ये कर रहे हो, इसको टच कर रहे हो, तो आप एक काम और ये भी कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। आप एक काम ये भी कर सकते हो, यहां पर एक प्लेलिस्ट है सोशियोलॉजी की। ये वाली क्लास 12 सोशियोलॉजी एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी 2023 ऐसा करके इसका नाम है। तो ये जो प्लेलिस्ट है आप इसमें से जो है वो लेक्चर देखना शुरू करो तो आपको ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो डोमेन है वो और अच्छे से समझ में आएगा। ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको, क्योंकि आप ये जो सोसाइटल एलिमेंट वाली जो बात है आप इसको समझ सकोगे। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने अगले ही साल ये पूछा था 2017 के अंदर, व्हाट आर द टू मेजर लीगल इनिशिएटिव्स बाय स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एसटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। तो हम एक बार के लिए इनकी हिस्ट्री जानते हैं जरा एसटीज की। देखो जो ट्राइब जो कंसेप्ट है ना, जो ट्राइब जो वर्ड है वो एक कॉलोनियल कंसेप्ट है। जब अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश पे चलती थी उस टाइम का कंसेप्ट है ये, जिसको 19वीं सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। एंड एथनोग्राफर्स, एथनोग्राफर्स कौन होते हैं? जो एथनिसिटीज को स्टडी करते हैं, लोगों की जड़ों को, कि इनका एशियन टाइम से अस्तित्व क्या है, कैसे लोग हैं ये लोग, आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, प्लेन रीजन में रहने वाले लोग हैं, ये किंग कम्युनिटी से बिलोंग कर, मतलब जो किंगशिप है उससे बिलोंग करते हैं क्या, ये शुरू से मेन सोसाइटी के पार्ट थे क्या, या फिर ये आदिवासी थे, जंगलों के अंदर रहते थे। जो इस चीज़ को स्टडी करते हैं ह्यूमंस का ट्रेसेस को, वो होते हैं एथनोग्राफर्स। ठीक है। तो दे यूज टू डिस्क्राइब ऑल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। तो इन द लेटर हाफ ऑफ 19th century, idea of tribe was narrowed down to primitive groups as distinct from caste। कास्ट ग्रुप से जो लोग अलग थे और जिनकी जो जड़ थी वो प्रिमिटिव एंशियंट टाइम से मानी जाती थी। तो ये जो ट्राइब का जो आइडिया है, जो थोड़ा सा पहले ब्रॉडर विजन के साथ देखा जाता था, वो थोड़ा सा नैरो हो गया। अब ये क्यों लिखा हुआ है यहां पर? इट वॉज नैरो डाउन टू द प्रिमिटिव ग्रुप्स एज डिस्टेंट फ्रॉम द कास्ट। फिर हम दो अलग अलग चीजें देखने लगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। इसके पीछे रीजन क्या है कि इनके आगे ये जो है प्रीफिक्स क्यों लगा रहता है? ये शेड्यूल्ड
इसके लिए डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर और लेक्चर हम लोगों ने कवर कर रखा है। आप वो सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी के अंदर जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, चैप्टर 1 और 2 तक आप पहुंचोगे। ये चीज़ आपकी काफ़ी अच्छे से ब्रशअप हो चुकी होगी। अंग्रेज़ों को एक्चुअली क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेज़ों को क्या था कि अलग अलग जोग्राफिकल टेरिटरी के ऊपर कुछ ना कुछ उनको ऐसा करना था कि हम यहाँ से अपनी इनकम निकाल सकें। बहुत बार उनको चैलेंजेस फेस करने को मिलते थे कि ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो उनसे विरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि जब अंग्रेज़ जो है, अंग्रेज़ी हुकूमत जो है वो कहीं पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं जिससे वो पैसा जो है अपनी जेबों में भरकर लेकर जा सके इंग्लैंड वगैरह। तो बड़े सारे जो रेबेलियंस हुए जो कि आप मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, जैसे बिरसा मुंडा ने लीड करा था मुंडा रेबेलियन, ठीक है। भील जाति ने भी काफ़ी बार चैलेंजेस दिए अंग्रेज़ों को, गौंड ट्राइब्स ने दिए चैलेंजेस अंग्रेज़ों को, और ऐसे बड़े सारे जो रेबेलियंस हैं वो अंग्रेज़ों को फेस करने को मिले, रिवोल्ट फेस करने को मिले फ्रॉम ट्राइबल ग्रुप्स। तो इन्होंने ये देखने के लिए एक लिस्ट बनाने के लिए कि अलग अलग स्टेट्स में कैसे जो है हम ट्राइबल ग्रुप्स की जनसंख्या को पहले देखें, हम प्रॉपर होमवर्क करके जाएं और उनको दूसरी कोई जगह दें, या फिर उनको डिस्प्लेस करना वहाँ से कितना आसान है। इस चीज़ के ऊपर होमवर्क करने के लिए उन्होंने कैटेगराइज करा था सारे ट्राइबल ग्रुप्स को। उस कैटेगराइजेशन के चलते ये वर्ड निकल कर आया स्केड्यूल, जिससे उन्होंने स्केड्यूलिंग करी, लिस्टिंग करी ट्राइबल ग्रुप्स की। ये चीज़ है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है स्केड्यूल ट्राइब का, ये जो टर्म है, ये जो नाम है स्केड्यूल ट्राइब, इट फुली इमर्ज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि वो आपसे यहां पर बोल रहा था ना, क्वेश्चन पूछ रहा था, इंडिकेट द मेजर प्रोविजंस एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। तो आर्टिकल 366 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स दैट स्केड्यूल ट्राइब्स जो हैं दे आर द ट्राइब्स और ग्रुप्स विद इन ट्राइब्स। इसको 25 को हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है। आर्टिकल 366 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है दैट स्केड्यूल ट्राइब्स आर द ट्राइब्स और ग्रुप्स विद इन ट्राइब्स। ये है ट्राइबल ग्रुप्स। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है एसटीज का, विद इन ट्राइब्स आइडेंटिफाइड अंडर आर्टिकल 342 एज स्केड्यूल ट्राइब। और ये स्केड्यूल वर्ड कहाँ से आया, ये मैंने आपको बताया। इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल थे वो थे अंग्रेजी हुकूमत रिस्पॉन्सिबल थी। फिर हम बात करें लिस्ट ऑफ स्केड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल 342 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी उसने आपको बताया ना राइटर ने आपको कि आर्टिकल 366 ये कहता है कि स्केड्यूल ट्राइब वो डिफाइन कैसे करता है। स्केड्यूल ट्राइब वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स हैं, वो कम्युनिटीज़ हैं, वो ट्राइबल लोग हैं जो कि जितनी भी ट्राइब्स आती हैं उसका एक सब पार्ट है, एंड दे आर आइडेंटिफाइड अंडर आर्टिकल 342 विद स्केड्यूल ट्राइब। तो 342 के अंदर कौन से ट्राइब जो हैं वो स्केड्यूल ट्राइब हैं। तो इसके प्रोविजन क्या है, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्यों के अंदर जो राज्यपाल हैं उनके साथ सलाह मशवरा करते हुए जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास ये पावर है जो कि उनको संविधान से मिली हुई है, डेट प्रेसिडेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर्टेन ट्राइब्स को या सर्टेन ग्रुप्स को विद इन ट्राइब्स एज स्केड्यूल ट्राइब्स, एक पर्टिकुलर राज्य के लिए या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए। तो यूजिंग द पावर्स अंडर आर्टिकल 342 प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950। प्रेसिडेंट ने 1950 में काइंड ऑफ एक फरमान जारी करा था जिसमें उन्होंने एक स्केड्यूल ट्राइब का एक नोटिफाइड ऑर्डर पेश करा था जिसके अंदर उन्होंने स्केड्यूल ट्राइब को मेंशन करा था। और ये काम राष्ट्रपति करते हैं राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उनसे सलाह मशवरा करते हुए। वंस द प्रेसिडेंट मेक्स द लिस्ट, एक बार जो राष्ट्रपति वो लिस्ट बनाते हैं कि हाँ ये जो ट्राइब्स हैं इसको मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है स्केड्यूल ट्राइब,
उसके बाद रोल आता है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट जो है इट कैन मेक लॉज टू मॉडिफाई द लिस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था यहां पर, मेजर प्रोविजंस एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स क्या अवेलेबल है एसटीज के लिए। एक तो आपको आर्टिकल पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि एसटीज की लिस्ट कैसे बनती है, किसके पास ये पावर है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है। राष्ट्रपति इस पावर को किसके कैसे यूज कर सकते हैं, राज्य के अंदर राज्यपाल के साथ सलाह मशवरा करते हुए। आर्टिकल 342 की पावर को यूज करते हुए 1950 में राष्ट्रपति ने एक बार ऑर्डर भी बनाया था। इसके बाद पार्लियामेंट जो है वो लॉस बना सकता है इस लिस्ट के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या अवेलेबल है एसटीज के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड्स के बारे में, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये बोलता है स्पेशल प्रोविजंस वर मेड फॉर एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ एसटीज। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जिसके अंदर एसटीज भी आते हैं। आर्टिकल 29 के अंदर क्या होता है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन जिसका अपना खुद का अलग से लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो, उसको ये अधिकार मिलता है संविधान के इस आर्टिकल 29 के अंतर्गत, 29 के अंतर्गत, कि वो इसको कंजर्व भी कर सके। मैंने अभी आपको यहाँ पर एक पिक्चर बताई थी ना, हमारे देश में तो ये भी चलता है डाइवर्सिटी के चक्कर में कि अगर किसी लैंग्वेज ग्रुप के सिर्फ 20 से 25 लोग ही बच्चे हों उसको बोलने वाले, और उनको डर लग रहा है कि आगे जाकर ये प्रिजर्व नहीं रहेगी, तो वो अपने इसी आर्टिकल की पावर को यूज़ करते हुए उसको, उनके पास राइट है कि वो उसको कंजर्व करवा सकते हैं। भारत की सरकार से दरख्वास्त कर सकते हैं कि इसको कुछ आप स्टेप्स लीजिए, कुछ मेजर्स लीजिए जिससे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। सिटीजन जो हैं दे कैनॉट बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विच इज़ मेंटेन्ड बाय द स्टेट, और या फिर जिसको स्टेट से फंड्स मिल रहे हैं, किन ग्राउंड्स पर, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। और मैंने ये चीज़ आपको लक्ष्मीकांत के अंदर बहुत डिटेल में बता रखी है। बाकी अन्य ग्राउंड्स पर डिस्मिशन हो सकती है। ये डिस्मिशन वो डिस्मिशन नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आपकी नज़रों के सामने इमेज आ रही हो, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, बदतमीजी करी जाएगी। यहाँ पर डिस्मिशन का मतलब ये है कि इन ग्राउंड्स पर तो रोका नहीं जा सकता एडमिशन लेने से, बाकी ग्राउंड्स पर रोका जा सकता है। डिस्मिशन मतलब हमेशा, डिस्मिशन वर्ड नेगेटिव कोनोटेशन का नहीं होता है, वो तो बचपन से हमें ऐसा सिखाया गया है। डिस्क्रिमिनेशन तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी होती है कि जब हम स्पेशल रैम्प्स बनवा देते हैं विकलांगों के लिए, या फिर कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को, ठीक है, या फिर कोई किसी विक्टिम को, तो वो भी तो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड वो नहीं होता कि आप ये सोचो कि किसी का शोषण हो रहा है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, उसके बाल खींचकर उसको घुमाया जा रहा है, या फिर उसको लात घूसे मारकर कहीं से भगा दिया जा रहा है, उसकी बेइज्जती करी जा रही है, ये वो नहीं है। ठीक है, बाकी ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, बाकी ग्राउंड्स पर इनको डिनाई करा जा सकता है फॉर एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कैसे करा जा सकता है, हमने लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ा था, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट कॉलेज है, वो अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पर लेना चाहते हैं, एनरोल करवाना चाहते हैं, तो ये उनका एक रिलीजियस राइट है, उनका एक कल्चरल राइट है। तो आप ज़बरदस्ती एडमिशन वहाँ पर थोड़ी ले लोगे, ठीक है, कि नहीं मैं तो लेकर ही रहूँगा। संविधान ने उनको ये अधिकार दे रखा है कि वो ऐसा इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं जिसमें वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को लेना चाहते हैं, सिर्फ मुस्लिम लोगों को लेना चाहते हैं, सिर्फ सिख लोगों को लेना चाहते हैं, सिर्फ पारसी लोगों को लेना चाहते हैं, ये चीज़ है। फिर रोल आता है आर्टिकल 46 का। आर्टिकल 46 का कहना है द स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, स्पेशली स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर आर्टिकल 350 है, ये फैसिलिटी देता है फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह में हर किसी के पास, हर किसी बच्चे के पास ये सहूलियत हो कि उसको जो भी कुछ सिखाया जा रहा है वो उसकी मदर टंग के अंदर सिखाया जा रहा हो। हर एक स्टेट और लोकल अथॉरिटी जो है इट शुड मेक एवरी एफर्ट ताकि एडुकेट फैसिलिटीज़ मिले कि बच्चे को प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे, जब बच्चा काफ़ी छोटा है, स्कूलिंग वगैरह जाना सीख रहा है, पढ़ना लिखना सीख रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन मिले उसकी मातृभाषा के अंदर। ठीक है, बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो इसके लिए किसका रोल होता है इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट का। क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट में इशू सच डायरेक्टिव्स टू एनी स्टेट, वो किसी भी एक राज्य को निर्देश जारी कर सकते हैं जब उनको ठीक लगे, नेसेसरी लगे, अप्रोप्रिएट लगे,
कि ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं जिसमें बच्चों को उनकी मदर टंग के अंदर आप जो है वो इंस्ट्रक्शन दिलवाना शुरू करो, तो प्रेसिडेंट उस राज्य को ये एक निर्देश जारी करके दे सकते हैं। ये तो हुए कौन से सेफगार्ड्स? एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड्स। फिर एक कैटेगरी है इकोनॉमिक सेफगार्ड्स के अवेलेबल हैं एसटीज को। आर्टिकल 275 कहता है ग्रांट इन एड्स टू स्पेसिफाइड स्टेट्स, एसटीज एंड शेड्यूल्ड एरियाज विच आर कवर्ड अंडर 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको एसटीज और शेड्यूल्ड एरियाज की डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलने चाहिए, केंद्र सरकार से फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए। आर्टिकल 275 ये भी कहता है इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अ स्टेट और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज इन अ स्टेट। वही जैसा कि मैंने आपको बताया, पैसे मिलने चाहिए, स्पेसिफिक ग्रांट्स भी मिलनी चाहिए ताकि वेलफेयर प्रमोट करा जा सके एसटीज का एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर, या फिर जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उस राज्य के अंदर, वहां पर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जा सके। फिर पॉलिटिकल सेफगार्ड्स क्या अवेलेबल है? आर्टिकल 164 क्लॉज 1। जब भी पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी के अंदर आपको कोई भी आर्टिकल देखने को मिलता है, मान लो कि आपने यहाँ पर यूज करा आर्टिकल 14, ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई नंबर गिवन होता है या कोई वर्ड गिवन, लेटर गिवन है, तो आप उसको रीड करते हो क्लॉज, और उसके बाद अगर एक और ब्रैकेट गिवन है जिसमें कोई लेटर या नंबर लिखा हुआ है तो आप उसको बोलते हो सब क्लॉज। तो उसको रीड कैसे करा जाता है? मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता। आर्टिकल 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर नंबर होता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर लेटर होता। आर्टिकल 14 क्लॉज ए सब क्लॉज 3, तो पहले वाले ब्रैकेट को बोला जाता है क्लॉज, सेकंड वाले ब्रैकेट को बोला जाता है सब क्लॉज। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता था मैंने उनको बता दिया, बाकी आप सब लोग तो होशियार हुई। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ये क्या कहता है? ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, ओरिजिनली इट प्रोवाइडेड फॉर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इन बिहार, एमपी एंड उड़ीसा। फिर हमारे देश में आता है, संविधान में आता है 94th अमेंडमेंट एक्ट। इट अमेंडेड दिस प्रोविजन टू रिलीज बिहार, कि बिहार जो है ज़रूरी क्या होता था, बिहार, एमपी और उड़ीसा के लिए उनकी विधानसभाओं के लिए अनिवार्य होता था कि वो जो भी सरकार जो चल रही है, विधानसभा नहीं सॉरी गवर्नमेंट के लिए अनिवार्य होता था कि वो अपनी मिनिस्ट्री के अंदर एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ज़रूर रखे। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कह लो, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर कह लो, एक ही बात है। लेकिन बिहार को इस चीज़ से मुक्ति दे दी गई कि आपके लिए अभी अनिवार्य नहीं है, मस्ट नहीं है। और फिर 94th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा, कौन से स्टेट्स को इसके परव्यू के अंदर लेकर आ गया? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कि यहाँ पर जो है जब भी सरकारें बनती हैं आज भी एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना मस्ट है। दिल्ली में होता है भाई ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, दिल्ली की सरकार में। नहीं होता, ठीक है। श्रेय हर स्टेट में होता है क्या? नहीं, यहां पर लेकिन मस्ट है। और श्रेया अपन दोनों ने पढ़ा था ना इस चीज को लक्ष्मीकांत में, ये वाला प्रोविजन आर्टिकल 330 एंड 332। अंडर आर्टिकल 330 एंड 332 सीट जो है दे आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आर्टिकल 330 के अंतर्गत लोकसभा के अंदर सीट्स रिजर्व होनी चाहिए एससीज और एसटीज के लिए, और 332 के अंतर्गत विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिजर्व होनी चाहिए। फिर पॉलिटिकल सेफगार्ड्स के अंदर, पॉलिटिकल सेफगार्ड्स के बाद अगर हम लोग बात करें, क्या कोई एजेंसी है इनके सेफगार्ड्स को मॉनिटर करने के लिए? बिल्कुल है। लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर हम लोगों ने 7th एडिशन के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी, एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ा था
नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब के बारे में। तो आर्टिकल 338A जो है वो ये बोलता है एक कमीशन होनी चाहिए ताकि हम जो है एसटीज़ को और उनके किसी भी तरीके के कंप्लेंट को एंटरटेन कर सकें, उनको प्रोटेक्शन दे सकें, उनके राइट्स को प्रमोट कर सकें, जिसको बोला जाता है नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स। फिर प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है अंडर आर्टिकल 339 क्लॉज 1। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स इन स्टेट। राष्ट्रपति अगर चाहें तो वो एक कमीशन का गठन कर सकते हैं। वो कमीशन का काम क्या होगा, ये देखना कि स्केड्यूल्ड एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रही है और एससीज और एसटीज का जो वेलफेयर है एक राज्य के अंदर वो कैसे हो रहा है। ये कमीशन को कौन अपॉइंट करेंगे, राष्ट्रपति। और ये कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देगी, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखेंगे, बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर में क्यों कह रहा हूं, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट अगर प्रिपेयर करी जा रही है इस कमीशन के द्वारा तो मयूरी दिल्ली की विधानसभा में रखी जाएगी। कुछ लेना देना है दिल्ली का इस चीज से, कोई फायदा है। जिस राज्य में वहां पर उस कमीशन ने आइडेंटिफाई करा होगा कि एससीज की हालत ऐसी है, ठीक है, ये उनका वेलफेयर ऐसा चल रहा है, वहीं तो रखी जाएगी, है ना, ताकि वो कुछ इनिशिएटिव्स लेकर उनकी जो है सिचुएशन को इम्प्रूव वगैरह कर सकें। ओके, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।